तो चलिए बिना किसी देरी के आज के एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हाइपोथेटिकल स्ट्राइक की जो 2026 में ईरान की टॉप लीडरशिप को टारगेट कर सकता है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे पिछले 36 सालों से दुनिया का सबसे सुरक्षित शख्स माना जाता हो, उस तक पहुंचना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार तो नहीं है, राइट? इसके पीछे पूरे एक दशक की यानी 10 साल की बेहद बारीक और मास्टरमाइंड लेवल की प्लानिंग है। आज हम डीकोड करेंगे कि कैसे हैक किए गए सिक्योरिटी कैमरास, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और ग्राउंड एजेंट्स ने मिलकर एक नामुमकिन से दिखने वाले मिशन को मुमकिन कर दिखाया। अब इस पूरे ऑपरेशन को हम 5 अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला है स्ट्रैटेजी या रणनीति में बदलाव, फिर पास्चर स्ट्रीट का वो अभेद्य किला, उसके बाद खुफिया नेटवर्क का जाल, जियोपॉलिटिकल टाइमिंग और आखिर में 2026 का वो फाइनल एग्जीक्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, रणनीति में आया वो ऐतिहासिक बदलाव। अगर हम 2017 की बात करें तो तब तक फोकस सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिराने या वैज्ञानिकों को टारगेट करने पर था। लेकिन होता क्या था, लीडरशिप तुरंत नए लोगों को ले आती थी। असली टर्निंग पॉइंट आया 31 जनवरी 2018 को। तेहरान के शूराबाद वेयरहाउस में एक बहुत बड़ी सेंधमारी हुई। मोसाद ने लोहे की तिजोरियों को ब्लोटॉर्च से काटकर पूरे आधा टन सीक्रेट न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए, और इन पेपर्स से खुलासा हुआ एक ऐसे अंडरग्राउंड नेटवर्क का जो आसमान में उड़ते सैटेलाइट्स की नज़रों से भी पूरी तरह छिपा हुआ था। बस यहीं से पूरी स्ट्रैटेजी को पलटना पड़ा। और इस खुलासे से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, जब तक कोर लीडरशिप बैठी है, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बार बार खड़ा होता रहेगा। लेकिन देखिए, किसी बड़े नेता को सीधे उड़ा देने का मतलब है रातों रात एक फुल स्केल वॉर शुरू कर देना। अंतर्राष्ट्रीय कानून का दबाव भी बहुत बड़ा फैक्टर था, इसलिए बिना इंटरनेशनल सपोर्ट और पक्की ग्राउंड रिपोर्ट के ये सब करना नामुमकिन था। और यहीं से शुरू हुई उस एक दशक लंबी प्लानिंग की असल नींव। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं उस जगह को जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, पास्चर स्ट्रीट का किला। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है। जमीन के ऊपर 30 एकड़ में फैले एग्जीक्यूटिव ऑफिस हैं, जहां राष्ट्रपति का दफ्तर और 50 से ज्यादा टॉप सरकारी महकमे मौजूद हैं। लेकिन असली खेल जमीन के नीचे था। पूरे 5 किलोमीटर लंबा एक अंडरग्राउंड बंकर नेटवर्क, इतना गहरा कि वहां तक पहुंचने में लिफ्ट से पूरे 5 मिनट लगते हैं। और ये बंकर अंदर ही अंदर पूरे तेहरान के खास लोकेशन से जुड़ा हुआ था। इस किले को भेदना आखिर इतना मुश्किल क्यों था? चलिए इसकी सिक्योरिटी लेयर्स समझते हैं। बाहर का 500 मीटर का दायरा वलीए अम्र फोर्सेस संभालती थीं। ये सीधे लीडरशिप को रिपोर्ट करती हैं। फिर 350 मीटर के अंदर अंसार अल मेहदी और रैपिड रिएक्शन यूनिट्स। और सुरक्षा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी। लगातार घूमने वाले कैमरे, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स, मोबाइल जैमर्स और आसमान से आने वाले ड्रोन्स को फंसाने के लिए बिछाए गए लोहे के मोटे मोटे जाल। मतलब तकनीक के नजरिए से भी ये एक अभेद्य दीवार थी। और अगर मन में ये सवाल आए कि कोई सीधा हवाई हमला क्यों नहीं कर देता, तो उसका जवाब यहाँ है। इस अंडरग्राउंड बंकर के 8 खुफिया गेट्स जानबूझकर ऐसी जगहों पर खोले गए थे जहां आम पब्लिक होती है, जैसे स्कूल, मल्टी स्टोरी पार्किंग और खासकर शाहिद शुरीदे मेडिकल सेंटर। इसके पीछे का मकसद बिल्कुल साफ था, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना, ताकि किसी भी संभावित हवाई हमले को बेहद रिस्की बनाया जा सके। चलिए अब तीसरे सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि इस नामुमकिन किले का नक्शा बनाने के लिए इंटेलिजेंस ने अपना जाल कैसे बिछाया। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि सर्वेलांस का लेवल क्या था। इसे ह्यूमन, साइबर और स्पेस तीनों लेवल पर अंजाम दिया गया। ग्राउंड पर एजेंट्स कंपाउंड के कचरे और खाने की डिलीवरी पर नजर रख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अंदर के रसोइयों और डॉक्टर्स के फोन पेगासस स्पाईवेयर से हैक हो चुके थे। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था चीनी कंपनी के कैमरों में एक बग ढूंढकर पूरी स्ट्रीट की फीड को हैक कर लेना। और अगर ये कम था तो आसमान में KH-11 और ओरियन सैटेलाइट्स एंटीना की परछाई से लेकर वॉकी टॉकी के सिग्नल तक ट्रैक कर रहे थे। ये सारा का सारा डेटा सीधा ऑस्ट्रेलिया की एक सीक्रेट CIA फैसिलिटी। अब इतना सारा डेटा कोई इंसान तो बैठकर एनालाइज करेगा नहीं, राइट? यहां एंट्री होती है AI की। पैलेंटियर मेवन सिस्टम ने इस डेटा को प्रोसेस किया, और वो भी 98.7% एक्यूरेसी के साथ। ये AI इतना एडवांस था कि ये बता सकता था कि कौन सा गार्ड किस शिफ्ट में है। यहां तक कि बॉडी पोस्चर और चलने के तरीके से ये असली इंसान और उसके बॉडी डबल के बीच का फर्क भी पहचान सकता था। सच में माइंड ब्लोइंग है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की,
जियोपॉलिटिकल टाइमिंग, यानी वो पल जब मिलिट्री पावर और कूटनीतिक मौका दोनों एक साथ आते हैं। देखिए, ये ऑपरेशन काफी समय से होल्ड पर था। वजह इंटरनेशनल कूटनीति। लेकिन नवंबर 2024 के इलेक्शन के बाद माहौल पूरी तरह से बदल गया। इसके कुछ ही महीनों बाद जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू हुआ, जिससे इतना दबाव बना कि टारगेट को लविजान बंकर में शिफ्ट होना पड़ा। और इसी उथल-पुथल के बीच नवंबर 2025 में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने फैसला किया कि स्ट्राइक का सबसे सही समय 2026 की पहली तिमाही ही होगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं था कि टारगेट्स बेखबर थे, उन्हें इस सर्विलांस की पूरी भनक थी। इनर सर्कल के लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एकदम बैन थे। अधिकारियों को बंकर ले जाते समय उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी, और उनका काफिला तभी निकलता था जब उन्हें पक्का पता होता था कि सैटेलाइट्स की नजर उन पर नहीं पड़ सकती, यानी ब्लाइंड स्पॉट्स में। सारी अंदरूनी बातचीत फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर होने लगी। और तो और बंकर की बैकग्राउंड आवाजें छुपाने के लिए वीडियो बिटरेट तक जानबूझकर कम कर दिया गया था। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, 2026 का वो फाइनल एग्जीक्यूशन। स्ट्राइक से ठीक एक दिन पहले, यानी 27 फरवरी को एक बहुत बड़ा अपडेट आया, और यही वो सुनहरा मौका था जिसका सालों से इंतजार था। खबर मिली कि एक बहुत अहम मीटिंग होने वाली है। लेकिन बड़ा बदलाव ये था कि ये मीटिंग अंडरग्राउंड बंकर के बजाय ऊपर वाले कंपाउंड में शिफ्ट कर दी गई थी, और उसका समय भी रात से बदलकर सुबह का कर दिया गया था। बस इसी जानकारी ने फाइनल स्ट्राइक को हरी झंडी दिखा दी। अब ये देखिए, स्ट्राइक का तरीका कितना क्रमिक और सटीक था। एयर स्पेस में एंट्री से ठीक पहले एयर डिफेंस को पूरी तरह अंधा कर दिया गया। कैसे? स्टेप 1, रडार सिस्टम में सालों पहले जो मैलवेयर छुपाया गया था उसे एक्टिवेट कर दिया गया। स्क्रीन्स ब्लैंक हो गई। स्टेप 2, क्रॉलर एयरक्राफ्ट्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़कर बाकी बची फ्रीक्वेंसी को जैम कर दिया। और फिर स्टेप 3, पहले से अंदर स्मगल किए गए स्लीपर ड्रोन्स ने पैरालाइज हो चुके एयर डिफेंस पर सीधे धमाका कर दिया। रास्ता एकदम साफ हो चुका था। रास्ता साफ होते ही सुबह ठीक 9:40 पर 30 हाइपरसोनिक ब्लू स्पैरो मिसाइलें दागी गईं। ये मिसाइलें पहले एकदम 90 डिग्री पर एटमॉस्फेयर से बाहर जाती हैं और फिर भयानक स्पीड से अपने टारगेट पर गिरती हैं, ठीक उसी जगह जहां वो मीटिंग चल रही थी। और उन 30 मिसाइलों ने पलक झपकते ही कंपाउंड और पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। लेकिन ऑपरेशन यहीं खत्म नहीं हुआ। इस साइबर घुसपैठ की गहराई देखिए। हमले के सिर्फ 12 मिनट बाद एक धार्मिक ऐप बादे सबा के जरिए जो प्रार्थना का समय बताता था, लाखों लोगों के फोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, मदद आ गई है, और सेना को सरेंडर करने को कहा गया। जरा सोचिए, हैकर्स की पहुंच सिर्फ मिलिट्री बेस तक नहीं थी, बल्कि वो सीधे आम जनता की जेबों में पड़े मोबाइल फोन्स तक पहुंच चुके थे। तो अंत में अगर हम जियोपॉलिटिक्स को एक पल के लिए साइड में रख दें, तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसे डिजिटल युग में जहां एआई और सैटेलाइट्स इंसान के हर कदम की 98.7% एक्यूरेसी के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्या अभेद्य सुरक्षा या इम्पेनेट्रेबल सिक्योरिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट अब सच में बचा है? क्या भविष्य के युद्ध ऐसे ही लड़े जाएंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा।